हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो है 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 है, डी तथा एफ ब्लॉक तत्व। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम डी ब्लॉक तत्व कराएंगे। इसके जो है पूरे जो है इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं, क्या होते हैं डी ब्लॉक तत्व। अगले वाले में हम जो है लैंथेनाइट और एक्टिनोइड्स करा देंगे एफ ब्लॉक के तत्व। तो देखिए, डी ब्लॉक तत्व। तो आपको मालूम है कि हमारी आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। तो डी ब्लॉक के तत्व जो है एस तथा पी ब्लॉक के मध्य रखे गए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ जो है किस तरह से। ये देखिए जो है, आपको कैमरा थोड़ा उठा के दिखा देता हूँ जो है पूरी आवर्त सारणी जो है। यहाँ से ऐसे देखिए इसे जो है, ये देखिए, ये आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं, पहली और दूसरी चीज एस ब्लॉक की है। यहाँ से लेके ये 3 से लेके 12 तक ये जो है आपके डी ब्लॉक तत्व हैं। और इधर आपके जो है ये 6 हैं, 6 ग्रुप हैं, 13 से लेके 18 तक ये पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और नीचे 14 तत्वों की 2 सीरीज़ हैं, ये जो है आपकी एफ ब्लॉक की सीरीज़ है। तो हम यहाँ स्टडी करने वाले हैं ये डी ब्लॉक के तत्व जो 3 से लेके 12 तक रखे गए हैं। और यहाँ पर ये 3 श्रेणियाँ हैं, पहली श्रेणी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये। तो इसी की हम स्टडी करेंगे और फिर दूसरे पार्ट में स्टडी करेंगे ये लैंथेनाइट तत्वों की और एक्टिनाइट तत्वों की जो है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, डी ब्लॉक तत्व, जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करता है डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब देखिए n-1 डी ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ये नाभिक है परमाणु का, ये जो है कक्षाएं हैं। तो बाहरी सेल्स जो है आपकी ये है n, बाहरी सेल्स को क्या कहते हैं, n से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल्स को छोड़कर अंदर वाली सेल्स में, अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है डी उपकोष में। तो इसीलिए इसे कहते हैं n-1, यानी कि बाहरी वाली n है तो उसे एक माइनस करके जिस सेल में प्रवेश कर रहा है यानी डी उपकोष में, तभी इसे जो है डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य रखा गया है। अभी मैंने जैसा दिखाया था आपको आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी के वर्ग 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब बात करते हैं संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिशनल एलिमेंट, संक्रमण तत्व जो है। तो जिन तत्वों के परमाणु या आयनों में अपूर्ण डी कक्षक होता है, ये ध्यान रखिएगा, अपूर्ण डी कक्षक होता है, उन्हें ट्रांजिशनल एलिमेंट कहते हैं, यानी संक्रमण तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 12 के तत्व, वर्ग 12 के तत्व हैं। Zn है, जिंक है, Cd कैडमियम है और Hg मरकरी है। संकर्ण तत्व नहीं है क्योंकि इनमें डी उपकोष यानी D10 होता है, क्योंकि डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 10 की 10 पूरे हैं। D10 कक्षक होते हैं, यानी कि डी जो है उपकोष जो है वो पूर्ण भरा होता है। लेकिन इन तत्वों के लक्षण संकर्ण तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। क्या होता है, इनके लक्षण संकर्ण तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। इसीलिए इनका अध्ययन संकर्ण तत्वों के अंतर्गत ही किया जाता है। अगर वीडियो जो है आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ जो है लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसकी पीडीएफ जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप जो है यहाँ से पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए संकर्ण तत्वों का वर्गीकरण। तो संकर्ण तत्वों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इसकी 4 श्रेणियां होती हैं। पहली देखिए फर्स्ट सीरीज़, यानी जिसे 3D सीरीज कहते हैं। इस श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में स्कैंडियम
जिसका परमाणु क्रमांक होता है 21 से Zn 30 जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 तक तत्व रखे गए हैं। इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1 से लेके 10 तक हो सकते हैं और 4s 1 से लेके 2 होता है। अब देखिए सेकंड सीरीज और 4D सीरीज़, इसे जो है द्वितीयक श्रेणी भी बोलते हैं या 4D श्रेणी बोलते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D में प्रवेश करता है। इस श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में इटरबियम, ये बाई है, इटरबियम बाई 39 इसका परमाणु क्रमांक है। इटरबियम 39 से कैडमियम 48 तक तत्व रखे गए हैं। इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D 1 to 10 5s 1 to 2 यानी 1 से लेके 2 तक, 1 हो सकता है या 2 होता है। अगली सीरीज़ की बात करते हैं, थर्ड सीरीज़ और 5D सीरीज़। इस श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में लैंथेनम, अब देखिए यहाँ लैंथेनम 57 है, फिर सीधे आ गया HF 72, तो बीच के तत्व कहाँ गए? तो बीच के तत्व जो 14 तत्व होते हैं लैंथेनम के बाद में होते हैं, जिन्हें लैंथेनोइड्स कहते हैं, उन्हें आवर्त सारणी से बाहर नीचे की तरफ रखा है। तो यहाँ से लैंथेनम 57 से लेके और HF के बीच तक के तत्व जो गायब हैं वो नीचे अलग रखे गए हैं। फिर HF 72 हाफनियम से 72 इसका परमाणु क्रमांक से Hg मरकरी जिसका परमाणु क्रमांक होता है 80 तक तत्व रखे गए हैं। अगली बात करते हैं, इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य सूत्र देख लीजिए। सामान्य सूत्र क्या होता है? 5D 1 to 10 6s 1 और 2 होता है। अगली फोर्थ सीरीज़ क्या है? फोर्थ सीरीज 6D सीरीज़ कहते हैं। इस श्रेणी के तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में एक्टिनियम 89, इसके बाद जो 14 तत्व हैं एक्टिनोइड्स के नाम से जो है आवर्त सारणी के बाहर रखे गए हैं। तो यहाँ पर Ac89 और फिर रदरफोर्डियम 104 से लेके अनबियम, ये IUPAC नेम है, 112 जिसका परमाणु क्रमांक होता है, तक तत्व रखे गए हैं। इस श्रेणी के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6D 1 to 10 और 7s 1 to 2 होता है। अब बात करते हैं संकर्ण तत्वों के सामान्य लक्षण। तो इन तत्वों के सामान्य लक्षण निम्नलिखित हैं। नंबर 1, ब्लॉक तो आपको मालूम है, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करता है तो इसलिए आवर्त सारणी में इन्हें D ब्लॉक में रखा गया है। ठीक है, ये लिख लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, तो इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम है आपको, n-1 D से 1 to 2 होता है और NS 1 से 2। ठीक है, थोड़ा भद्दा लिखा हुआ है, समझ लीजिएगा इसे, NS 1 से लेके 2 तक ये होता है। इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाव-भाव नियम के अनुसार लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ तत्व इस नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। जैसे 3D श्रेणी के तत्वों में क्रोमियम और कॉपर हाव-भाव नियम से विचलन प्रदर्शित करते हैं। कैसे दिखाते हैं आपको, जो है यहाँ देखिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो स्कैंडियम का करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 1 4s2। उसके बाद सब कुछ सेम रहेगा, केवल यहाँ D में बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ से D1 हो गया, D2 हो गया, D3 हो गया, अब यहाँ D4 होना चाहिए। तो भाई ये बड़ा होता है और अर्ध जहाँ सेल पूर्ण होने की बात होती है या पूर्ण कंप्लीट होने की बात होती है, तो इनमें एक आध इलेक्ट्रॉन कम रह जाता है, तो अपने के बराबर वाले से ये छीन लेते हैं। तो यहाँ 3D4 था, यहाँ 4s2 था, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन 4s से छीन लिया, तो इसीलिए इसका 3D5 हो गया, यहाँ 4s बन ही रह गया, जो अपवाद है। इस हाव-भाव रूल के अकॉर्डिंग जो है ये अपवाद है। अगले की बात करते हैं, 3D5 आएगा और यहाँ 4s2, फिर 3D6 3D7 3D8 3D9 होना चाहिए। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीन लिया है, यहाँ 4s बन रह गया और यहाँ 3D10 हो गया। यहाँ सही है 3D10 4s
2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बाकी इधर सब सेम है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है देख लीजिएगा। अब धात्विक लक्षण की बात करते हैं। तो बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण सभी तत्व धातु हैं। धातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। आपको देखा है आपने, सभी के बाहरी कोश में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आसानी से 1-2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बना लेते हैं जो है। हाँ, सभी तत्व धातु और Hg मरकरी को छोड़कर सभी तत्व ठोस होते हैं। मरकरी जो है कमरे के ताप पर लिक्विड होता है, बाकी सब ठोस होते हैं। अब बात कर लेते हैं चुंबकीय गुण की। तो इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसलिए ये अनुचुंबकीय होते हैं। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का फार्मूला है जो है √n ब्रैकेट में n+1, और निकालते किससे? इसका जो यूनिट होती है bm होती है, बोर मैग्नेटॉन, जहाँ n जो है क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब देखिए रंगीन आयन का बनना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी रंगीन आयन क्यों बनाते हैं? संकर्ण तत्वों के आयन और इनके यौगिक रंगीन होते हैं। रंगीन होते हैं, क्यों होते हैं रंगीन? क्योंकि उनमें डी संक्रमण होता है। डी संक्रमण क्या है वो अगले बताऊंगा मैं। जब T2G कक्षक से इलेक्ट्रॉन Eg कक्षक में चला जाता है तो इस क्रिया को डी संक्रमण कहते हैं। इस क्रिया से रंग प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है डी के हैं 5 कक्षक होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो शुरू के जो 3 कक्षक होते हैं उन्हें नाम दिया गया है T2G, जिनका निम्न ऊर्जा स्तर होता है, ये देखिए यहाँ पर। और बाकी 2 कक्षक हैं वो हैं Eg, जो उच्च ऊर्जा स्तर होता है। तो इनमें क्या है? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे में जो है एक्सचेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसी कारण जो है इनमें जो है रंग उत्पन्न हो जाते हैं। D1 से D9 वाले तत्वों में डी संकरण होता है, इसलिए वे रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं। लेकिन D0 और D10 वाले तत्वों में डी संकरण नहीं होता है, इसलिए वे रंगहीन होते हैं, यानी कोई कलर नहीं होता है जो है। अगला क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट रंगीन होता है क्यों? तो भाई कॉपर सल्फेट में कॉपर Cu 2 आयन देता है, ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, इसलिए D9 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो है। जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इसमें D9 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे इसमें डी संकरण हो जाता है, इसलिए ये रंगीन होता है। इसलिए ये रंगीन होता है। ऐसे ही जिंक ऑक्साइड रंगहीन होता है। तो जिंक ऑक्साइड में Zn में जब जो है 2+ ऑक्सीकरण अवस्था में होता है तो इसमें D10 इलेक्ट्रॉन होता है, जिससे इनमें डी संकरण नहीं होता है, इसलिए ये रंगहीन होता है। अब आप बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। तो ऑक्सीकरण अवस्था की संकरण तत्व परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, इसीलिए ये तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। 3D श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। तो अगर लॉन्ग में आता है, लघु में आता है तभी ये देंगे, नहीं तो ये सब नहीं देंगे। ये सब नॉलेज के लिए जो है आप याद कर लीजिएगा। देखिए Sc का 3 होता है, टिटेनियम का। अब यहाँ से टिटेनियम का 2, 3, 4, इसमें एक बढ़ जाएगा 5 हो जाएगा, इसमें एक बढ़ जाएगा 6 हो जाएगा, इसमें एक बढ़ जाएगा 7 हो जाएगा, फिर एक कम हो जाएगा 6। और इनके कोबाल्ट और निकल के सेम है 2, 3, 4, 2, 3, 4। फिर कॉपर का याद करना है 1, 2 और जिंक का 2 है। अब बात कर लेते हैं परमाणु त्रिज्या की। इन तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं S तथा P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होती हैं। 3D के तत्वों में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्याएं पहले ये देखिए घट रही हैं, फिर बढ़ती हैं। ठीक, ये याद करना है आपको। गलनांक क्वथनांक की बात करें तो संकर्ण तत्वों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि संकर्ण तत्वों में धात्विक बंध होते हैं जो बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए इन तत्वों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनन विभव की बात कर लें तो तत्वों के आयनन विभव S तथा P ब्लॉक के तत्वों के मध्य होते हैं। श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव में अनियमित परिवर्तन होता है। आयनन विभव का मान पहले बढ़ता है फिर घटता है। अब अगले बात करते हैं मिश्र धातु का बनना।
ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी ज़रूर कीजिएगा। दो या अधिक धातुओं का समांगी, यहाँ समांगी होगा बेटा, यहाँ समांगी कर लीजिएगा, समांगी मिश्रण जो है मिश्र धातु कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। संकर्ण धातुओं की परमाणु त्रिज्याएं लगभग समान होती हैं, इसलिए गलित अवस्था में ये परस्पर मिलकर मिश्र धातु बनाती हैं। जैसे पीतल है, पीतल में कॉपर और जिंक जो है मिल गया। कांसा है, कांसा जो मिश्र धातु बनती है वो कॉपर और टिन से बनाई जाती है। गन मेटल है, वो कॉपर, टिन और जिंक 3 धातु मिली रहती हैं। अब देखिए उत्प्रेरक गुण की बात करते हैं तो कैटालिक प्रॉपर्टी इनमें क्यों होती है? संघर्ण तत्वों से मुक्त संयोजकताएं, संघर्ण तत्वों में मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं। मुक्त संयोजकताएं क्या होती हैं? यानी कि इनमें जो है बॉन्ड बनाने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पाए जाते हैं। मुक्त संयोजकताएं पाई जाती हैं, इसलिए ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, इसलिए ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। अगला वाला पॉइंट है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अलग से पूछ लिया जाता है। संकुल यौगिकों का निर्माण, संकर्ण तत्व संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, क्यों? तो इसका उत्तर लिखेंगे, संकर्ण तत्व संकुल यानी कॉम्प्लेक्स यानी जटिल यानी संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। क्या कारण है? उचित ऊर्जा के डी कक्षकों की उपस्थिति होती है, यानी खाली। आयनों का आकार कम होता है, उच्च नाभिकीय आवेश का होना, ये 3 कारण हैं। ठीक है, इन्हें याद कीजिएगा। अच्छा, अंतरकाशी यौगिकों का बनना। अंतरकाशी क्या होता है? अंतरकाशी का ये मतलब है संकर्ण तत्वों के बीच में जो खाली रिक्त स्थान रह जाता है तो उसमें छोटे अणु आकर के सेट हो जाते हैं, तो इस प्रकार जो यौगिक बनते हैं वो अंतरकाशी बनते हैं। जैसे संकर्ण तत्वों में अंतरकाशी यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। संकर्ण धातुओं के क्रिस्टल जालक में रिक्त स्थानों में कम त्रिज्या वाले छोटे अधातु परमाणु जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बोरॉन है आदि द्वारा ये स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो ठीक है, तो अंतरकाशी यौगिकों का निर्माण होता है, जैसे Mn4n है, Fe3n है, TiC है, ऐसे। अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, तो इस साल 2020 में ये आउट ऑफ सिलेबस कर दिया है, ये कराना नहीं है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको लैंथेनाइट्स और एक्टिनोइड्स करवाऊंगा, उनके गुण करवाऊंगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।